हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, DSSB PRT के लिए पार्ट बी की आपकी सीरीज चल रही है। कंप्लीट बैच आपको मैं करवाऊंगी CDP का, जिसमें NIOS DLED की बुक्स के साथ और IGNOU BEd की बुक्स के साथ ही हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है आपके एग्जाम के लिए और यहीं से क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस पेपर को करके अब तक ये अंदाजा आपको लग गया होगा। ठीक है, तो आज ही हमारी क्लास नंबर 24 रहने वाली है और हम कर रहे थे लर्निंग मेथड्स लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कल इमिटेशन पढ़ा था और आज पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आई होप गाइज आपको एक सीरीज जो है वो पसंद आ रही है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों को। फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे एक मजेदार से पैटर्न के साथ। सो हैव ए लुक कि हमने कौन कौन से मेथड्स की बात करी थी, कि बच्चे कौन कौन से मेथड से सीखते हैं, है ना। कल की क्लास में हमने सीखा था, एक बार ओवरव्यू ले लो ताकि आपको पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो हमने हाउ चिल्ड्रन लर्न के बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसके हमने बात करी थी 7 मेथड्स के बारे में, कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, है ना, इमिटेशन से, या ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, या कह लो पार्टिसिपेशन मेथड से, ये डिस्कवरी मेथड से, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। तो ये सारे मेथड्स होते हैं बच्चे को सिखाने के, ठीक है, या बच्चे के सीखने के। इसमें से इमिटेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज ऑब्जर्वेशन और ट्रायल मेथड करेंगे, कल हम पार्टिसिपेशन या डूइंग मेथड और डिस्कवरी मेथड करेंगे, एंड द नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और मीनिंग मेकिंग करेंगे। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहते किसे है, ऑब्जर्वेशनल मेथड होता कैसा है। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से अधिगम बच्चे कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑल्सो नोन एज वोकेरियस लर्निंग, ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है कि वोकेरियस लर्निंग किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका अलग नाम है। ठीक है, इसी को हम वोकेरियस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड को, जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष अधिगम कहते हैं। ठीक है, social learning or modeling occurs by observing, retaining and replicating behavior executed by others. अवलोकन किसे कहते हैं, अवलोकन कहते हैं जब हम किसी मॉडल को देख करके कुछ सीखते हैं, है ना, दूसरों के किए गए व्यवहार को जब हम खुद से उसको याद करके और क्या करते हैं, उसको रिप्लिकेट करते हैं, है ना, उसको प्रेजेंट करते हैं, पुनः प्रस्तुत करते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इमिटेशन में भी तो यही था, दूसरे को देख के कॉपी करना। अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन में अंतर क्या है। इमिटेशन में हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों को जाने हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे को, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम कॉपी तो करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उसको समझ के आधार पर। ठीक है, ये इसमें बेसिक अंतर है। It is a key method for children to learn tasks like language and cultural norms different from imitation. इसमें क्या करते हैं बच्चे जो है, जैसे कि भाषा को सीखना ऑब्जर्व करके सीखेंगे भैया, है ना। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है समाज के, उन सबको हम ऑब्जर्व करके दूसरों को देख देख के सीखते हैं। कि हमारा बड़ा भाई जो है माता पिता के पैर छू के नमस्ते कर रहा है, तो हमने ऑब्जर्व किया और हमने भी वैसे ही किया। ठीक है, कि इससे माता पिता खुश होते हैं या फिर उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वी थिंक, जज एंड लर्न नॉट ओनली हाउ डू थिंग्स बट ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। यही वो बात है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है इमिटेशन से। इसमें कहा है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इसमें हम सोचते हैं, है ना, वी थिंक, हम सोचते हैं, फिर जज करते हैं और तब निर्णय पर पहुंचते हैं, ना कि केवल दूसरे को करते हुए देख करके
खुद भी वो चीजें रिपीट करते हैं, बल्कि सोच समझ कर करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानकर, परिणामों को जानकर तब हम उसको जो है फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट देखो, ये जो यूनिट चल रही है ना, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो मैं आपको इसको डिटेल में कवर कराऊंगी, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपका कुछ छूटे और फिर आपको कोई और वीडियो देखनी पड़े, कहीं और से कवर करना पड़े। तो इसलिए एनआईओएस और इग्नू दोनों के बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा आपका इस टॉपिक से। चलो देखो आगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रोसेस बताया कि भाई हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, है ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक प्रक्रिया होती है उसकी। किसने बताई? बंडूरा ने बताई। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा ने 4 जो है फैक्टर्स बताए, या 4 जो है प्रोसेस बताए, फैक्टर्स बताए जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? पहले इस इमेज की हेल्प से देखो, देन हम इसको डिस्कस करेंगे फिर, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ऑब्जर्वेशनल मेथड या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो प्रोसेस है, पहले क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, या लास्ट स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप है अटेंशन। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या होते हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है ना, हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अटेंटिव बिहेवियर होता है हमारा, कि हम उसको देखते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं उस तरफ जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ध्यान में क्या होगा, टेंशन में क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे मॉडल को, है ना, या फिर अगर हम कुछ भी देखते हैं उसको क्या करेंगे, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। अटेंशन हो गया। अटेंशन के बाद जब हमने उसको ध्यान लगाया, देखा, फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब है? रिटेंशन का मतलब है उसको जो हमने देखा, है ना, जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, उसको माइंड में उसकी इमेज बनाना, है ना, उसकी माइंड में इमेज बनाना, सिंबल्स बनाना, कि मान के चलो हमने कोई देखा, कोई एक्टर देखा, है ना, और एक्टर को ऑब्जर्व क्यों किया, क्योंकि हमें उसकी जो है ड्रेस अच्छी लगी। अब उसकी ड्रेस जो अच्छी लगी, उस पर हमारा ध्यान गया, अटेंशन हमारा उसकी तरफ गया। अब वो तो चला गया, लेकिन माइंड में हमारे उसकी क्या बन गई, इमेज बन गई, कि भैया ऐसी ड्रेस जो है अच्छी लगी मुझे। देन फिर जरूरत पड़ने पर हमने उसको क्या किया, प्रोडक्शन किया, है ना, या रिप्रोड्यूस किया, हमने वो अप्लाई किया अपने खुद के ऊपर, है ना, हमने भी वैसी ड्रेस बनवा ली। अगर हमने वो ड्रेस बनवा ली, अब हम बाहर निकले, प्रोडक्शन को क्या करेंगे कि जब हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब थर्ड स्टेप प्रोडक्शन हो गया, फोर्थ स्टेप आता है मोटिवेशन। ये कैसे, कि हमने जो ड्रेस बनाई ऑब्जर्व करके, अब हम बाहर गए तो लोगों ने उसका क्या कर दिया, तारीफ कर दी, वाह भाई कितना सुंदर, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है ना, तो हमें क्या मिल गया, उससे मोटिवेशन मिल गया, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल गया। तो ये 4 जो है स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। एक बार फटाफट से देखो, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो ARPM के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। ARPM, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, क्योंकि इनका जो सीरियल है ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अब इसको फटाफट से एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, अटेंशन। अटेंशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं या फिर मेंटल फोकस करते हैं, ठीक है, अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं ऑब्जर्व करने में, जैसे कि बच्चे यहाँ पर बैठ करके ध्यान से देख रहे हैं, तो यानी ये इनका अटेंशन जो है इनके टीचर की तरफ है। इसके अलावा फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर टू लर्न, यानी हम जो व्यवहार सीखना चाहते हैं उसकी तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अटेंशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है कि ए चाइल्ड लर्निंग टू राइट, बच्चा जो है लिखना सीखना चाहता है, तो इसके लिए वो टीचर की फिंगर मोमेंट या जैसे उसने अपना पेन होल्ड किया है उसकी तरफ अटेंशन देगा, उसको ध्यान से देखेगा, ना कि उसकी ड्रेसिंग सेंस को, है ना, टीचर कैसे बैठा है वो ना देख करके बच्चा जो कुछ सीखना चाहता है उसको ही ऑब्जर्व करेगा, है ना। ये उदाहरण दूसरा है आपका, एग्जाम्पल दूसरा है कि बच्चे जो है टीचर्स का हैंड मूवमेंट देखते हैं कि कैसे उसने पेन को होल्ड किया है, कैसे फिंगर्स मूव हो रही है जब वो लिखना सीखते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया अटेंशन। सेकंड मैंने आपको बताया रिटेंशन। रिटेंशन मतलब स्मरण करना, इसको याद रखना, इसको
रिटेंशन में हम क्या करते हैं, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं जो हमने अटेंशन दे करके ध्यान से देखा था। ठीक है, टू एनकोड द बिहेवियर इन मेमोरी, एनकोड करना मतलब उसको सिंबल्स की फॉर्म में, है ना, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, तो ये हो जाता है रिटेंशन। एबिलिटी टू स्टोर एंड लेटर रिकॉल इंफॉर्मेशन इज वाइटल। यूज सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेंशन, कि हम सिंबल्स बना सकते हैं, उसको संगठित करके ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग में उसको जो है फिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटली रिहर्सिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन लाइक बाउलिंग सीक्वेंस ऑफ जाकिर खान, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम जैसे जाकिर खान की गेंदबाजी को जो है अपने माइंड में उसको हमने, या फिर कोई डांस देखा हमने, हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हम उसके माइंड, अपने माइंड में उसको रिटेंशन में क्या करते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं उन एक्शंस को, कि भाई ऐसे किया था, ऐसे किया था, है ना, डांस के स्टेप्स। तो इस तरीके से ये हो गया रिटेंशन। थर्ड स्टेप हमारा आता है मोटर रिप्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन, कुछ भी कह लो, रिप्रोडक्शन कह लो या फिर प्रोडक्शन। यहाँ आ जाता है प्रोडक्शन में कि जो हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया था उसको एक्चुअल में, उसको धरातल पर उतारना है, उसको परफॉर्म करना है। जैसे ये बच्चे यहाँ पर अभी तक तो उन्होंने टीचर को ऑब्जर्व करके मैथ सीखा या कोई क्वेश्चन सीखा, उसको माइंड में उसकी इमेज बनाई, देन अब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको खुद से करके देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जर्व बिहेवियर इनटू फिजिकल एक्शन रिक्वायर बेसिक कैपेबिलिटीज एंड प्रैक्टिस, कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया था बिहेवियर, अब उसको फिजिकल एक्शंस में जो है उतारना है। फॉर एग्जाम्पल, टू बैट लाइक तेंदुलकर वन मस्ट हैव टू फिजिकल एबिलिटी एंड प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस। फोर्थ वन इज मोटिवेशनल प्रोसेस या कह लो अभिप्रेरणा या प्रेरणा की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई मोटिवेट कर दे तो जो हमारी ड्राइव है ना, फोर्स दैट ड्राइव वन टू एक्ट, कि वो हमें दोबारा से अपने उस बिहेवियर को रिपीट करने में क्या करती है, हमको फोर्स करती है, हमें मोटिवेट करती है ताकि हम आगे भी उस व्यवहार को फॉलो करें। मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर परफॉर्मिंग लर्न बिहेवियर इफेक्टिवली, सीखे गए व्यवहार को प्रभावी ढंग से करने के लिए जो मोटिवेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड नीड प्रॉपर मोटिवेशन स्पेशली सेल्फ मोटिवेशन टू एक्ट ऑन लर्न बिहेवियर, कि जो उसने व्यवहार सीखा है उसको बार बार प्रेजेंट करने के लिए उसको भी जो है मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसे किसी ने डिमोटिवेट कर दिया उसके काम को लेकर के, तो वो आगे उस काम को नहीं करेगा या फिर उसको धीरे धीरे बंद कर देगा करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जर्वेशन मेथड जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कट हो गया होगा। हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक करके सब अपना रेस्पॉन्स दो कि समझ आ गया है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, त्रुटि और प्रयास, है ना, प्रयास और त्रुटि का नियम। आप सबने इसको पहले पढ़ा होगा, सीटेट का एग्जाम दिया जब, तब भी इसको आपने अच्छे से सीखा होगा। इससे पहले जो आपने डिप्लोमा या डिग्री की है टीचिंग से रिलेटेड, वहां भी आपको देखने को मिला होगा, कुछ कुछ तो ध्यान होगा। मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको जो है आपके माइंड में इसको क्लियर कर दूंगी। चलो देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चे कैसे सीखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व ए चाइल्ड लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल, कि चलो देखते हैं किसी बच्चे को बाइसिकल जो कि राइड करना सीख रहा है ना। परफेक्शन इन राइडिंग द बाइसिकल इज नॉट अचीव्ड थ्रू वन ट्रायल, क्या वो एक बार में, एक ही ट्रायल में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है साइकिल चलाने में? नहीं ना, वो बार बार अटेम्प्ट करता है और बहुत बार गलतियां करता है, तब जाके उस स्किल पर वो मास्टरी करता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में वो बहुत सारे एरर्स करते हैं एंड देन ग्रेजुअली द एरर्स आर मिनिमाइज, धीरे धीरे वो एरर्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहती है और बच्चा परफेक्शनिस्ट होने की तरफ बढ़ता रहता है। A child makes several attempts for a task and through trial and error ultimately finds success, कि कोई भी बच्चा किसी कार्य को जो है सीखने के लिए, करने के लिए कई बार प्रयास करता है खुद से सीखने के लिए, और बार बार त्रुटि करता है, फिर धीरे धीरे उसको जब त्रुटि की जो है कम होने लगती है, गलतियां एरर्स कम होने लगते हैं, वो धीरे धीरे उसको करना सीख जाता है, उस काम में सफलता हासिल कर लेता है।
अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड तो हमने देखा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बारे में बताया किसने था, ये ट्रायल एंड एरर मेथड दिया किसने था। तो चलो समझते हैं। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में डेवलप किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स मोस्टली कैट्स। इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर अपने प्रयोग किए, लेकिन विशेष प्रयोग इनका जो देखने को मिलता है वो बिल्लियों पर देखने को मिलता है। और तब इन्होंने ये जो थ्योरी है वो डेवलप की, ट्रायल एंड एरर मेथड डेवलप किया। ठीक है, तो किसने? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि इनका क्या मानना था कि ट्रायल एंड एरर करके कैसे सीखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। इनके अनुसार जो है बच्चा सीखता है या कोई भी कैसे सीखता है, बार बार त्रुटि करके, बार बार प्रयास करता रहेगा, गलतियां करता रहेगा और सीख जाएगा। In learning, the learner select a correct response out of a large number of possible ones. इन्होंने कहा कि जो लर्नर होता है वो जब बहुत सारे रेस्पॉन्स करता है, बहुत सारे जो है ट्रायल करता है, वो उनमें से उनको चूज कर लेता है जिससे उसको उसका काम उसको सही होता दिखाई दे, है ना। एंड कनेक्ट इट विद द अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। लर्निंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने कैट पर किया, एक बार पहले इसको यहाँ पर देख लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये एक बॉक्स बना हुआ है ना। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को बिठाया। ठीक है, एक भूखी बिल्ली को उसमें रख दिया और यहाँ पर उसने क्या किया, एक दरवाजा लगाया और ये दरवाजा खुलने का जो स्ट्रिंग था, है ना, इस डोर को ओपन करने के लिए वो यहां से होते हुए इसके पास ऐसे लटका दिया। ठीक है, या ये कह लो कि ये स्विच था, इस पर हाथ लगता था जैसे ही बिल्ली का, तो वो क्या हो जाता, दरवाजा खुल जाता था और दरवाजा खुलते ही भूखी बिल्ली आकर के बाहर रखी इस फिश को या फूड को खा लेती थी। ठीक है, अब बिल्ली को, जब बिल्ली क्या करती, भूख लगी थी, बिल्ली को बाहर दिख रहा था क्या, उसका स्टिमुलस यानी कि उसका खाना, तो बिल्ली बार बार उछल कूद करती है इस बॉक्स में और गलती से उसका पैर जो है इस लीवर पर पड़ जाता और इस लीवर को दबाते ही ये दरवाजा खुल जाता। ठीक है, अब बिल्ली ने 2 बार 3 बार 4 बार उछल कूद करी, है ना, गलती से उसका हाथ इस पर लगता रहा। धीरे धीरे बिल्ली को समझ आ गया, जितने ज्यादा उसने ट्रायल करे, कि यही कुछ है जिसको हाथ लगाने से जो है दरवाजा खुलता है। तो फिर धीरे धीरे उसका जो ट्रायल जो उसके प्रयास थे वो कम हो गए और एक्यूरेसी बढ़ गई और एक टाइम पर आकर बिल्ली को पता चल गया कि भाई यहाँ हाथ लगाओ और दरवाजा खोलो और भोजन खाओ। ठीक है, फिर वो डायरेक्टली ये चीजें करने लगी, फिर ज्यादा उछल कूद ना करके सीधा जब भी भूख लगती लीवर को दबाती और बाहर रखा खाना खा जाती। तो ये तो हो गया इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर देखो कि कैसे बिल्ली जो है रैंडम मूवमेंट कर रही है और फिर रैंडम मूवमेंट में एक बार उसका सही जो है निशाना लगता है, लीवर खुलता है और वो खाना खा लेती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर बताया गया है, पूरा का पूरा इसका समरी। अब हम आगे देखेंगे, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के जो है नियम बताए। कितने? तो टोटल तो 8 नियम है, लेकिन उनमें से 3 प्राइमरी नियम है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जो सेकेंडरी इनके प्रिंसिपल है उनको हम आगे देखेंगे, उन लॉ को आगे देखेंगे इसी क्लास में। पहले इनको कवर करते हैं जो इसके प्राइमरी लॉ है। टोटल कितने लॉ बताए इसने? 8 बताए, 8 अधिगम के 8 नियम बताए थॉर्नडाइक ने, जिनमें पहले 3 को कहा जाता है थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। अब ये क्या है ये तीनों, चलो एक एक करके समझे। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। इसका कहना ये है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इन्होंने ये कहा कि रिपीटेशन स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, लैक ऑफ यूज वीकन्स द कनेक्शन। इन्होंने कहा कि अगर हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं
तो वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज जब हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करनी, या फिर एक्सरसाइज से मतलब यहाँ योगा वगैरह से नहीं है, यहाँ है प्रयास करना, है ना, कि जब हम उसको उस काम को करना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे जो वो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है, देखो, कि हम इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक बार जो है गाड़ी चलानी सीखी, अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो, है ना, बार बार यूज कर रहे हो, बार बार रेगुलर प्रैक्टिस में हो, तो आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन होगा, यानी आप और फ्लुएंटली चलाना सीख जाओगे। लेकिन अब आपने साल में एक ही दिन गाड़ी उठाई, फिर अगले साल जा करके, है ना, एक बार फिर चला ली, तो आपको क्या लगेगा कि आप भूल रहे हैं, है ना, लॉ ऑफ डिसयूज हम इसको कहेंगे, कि जब आप यूज नहीं करते, डिसयूज मतलब जब यूज नहीं करते उस चीज को बार बार, तो वो जो कनेक्शन था वो वीकन होने लगता है, कमजोर हो जाता है, आप भूलने लगते हैं उस चीज को, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का यानी अभ्यास का नियम यही कहता है कि बार बार काम को करने से, उसकी पुनरावृत्ति करने से जो संबंध है वो मजबूत होता है, और जब हम उस काम को करना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे वो संबंध भी कमजोर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के भी यहाँ पर दो टाइप बताए, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। दूसरा प्राइमरी लॉ देखते हैं थॉर्नडाइक का, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम आर इजिली लर्न, यानी वो उन रिस्पॉन्स को आप जो है जिन जिन रेस्पॉन्स की आपको संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, सेटिस्फाइंग आउटकम मिलती है जिन रेस्पॉन्स से आपको, आप उनको बहुत इजीली याद कर लेते हो, है ना, एंड दोज फॉलोड बाय अनोइंग आउटकम आर फॉरगॉटन और रिजेक्टेड। लेकिन अगर किसी काम को करने में आपको उसका रिजल्ट खराब मिलता है ना, ये अनवांटेड रिजल्ट मिलता है, अनोइंग मिलता है, तो आप उसको भूल जाते हो या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हो, आप उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है, ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काम किया, आपको उसके बदले कोई रिवार्ड दे दिया जाए, आपको प्रेज कर दिया जाए, तो उससे आपका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, लर्न बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उस पर किसी ने पनिश कर दिया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आप उसको रिपीट नहीं करोगे। तो ये था प्रभाव का नियम, ठीक है। थर्ड है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तत्परता का नियम मतलब ये है, लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि अगर आप किसी काम को सीखने के लिए रेडी हो तभी आप उसको सीख पाओगे। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते, आप तत्पर ही नहीं हो, रेडी ही नहीं हो सीखने के लिए, तो कोई भी आपको उसको लर्न नहीं करा सकता, ठीक है। सो इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। ए स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग बेनिफिट्स फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ यही है लॉ ऑफ रेडीनेस का कहना, कि आप अगर सीखने के लिए तैयार है तभी आप सीख पाएंगे। अब सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के जो है सेकेंडरी लॉ है लर्निंग के, वो कौन कौन से हैं। पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड और लॉ ऑफ इंटेंसिटी। हालांकि यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, पर आपको इनके नाम तो ध्यान रहने ही चाहिए। इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनमें बात क्या की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ प्राइमेसी, यानी प्रधानता का नियम। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब प्रधानता का नियम। इसमें ये कहा इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, कि जिस काम को हम सबसे पहले करते हैं, है ना, प्रधानता यानी जिस काम को हम सबसे पहले करते हैं, बिगिनिंग में करते हैं, वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है ना, उसको हम सबसे अच्छा सीखते हैं, वही जो है स्थायी रहता है हमारे माइंड में। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी में यही है कि जो चीज हम सबसे पहले सीखेंगे, है ना, सबसे पहले सीखेंगे वही लॉन्ग लास्टिंग होगी। दूसरा है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब है नवीनता का नियम। इट मीन्स वी रिमेंबर दोज थिंग्स
बेटर विच आर रिसेंट, यानी जो चीज हम रिसेंटली करते हैं उनको हम अच्छे से याद रखते हैं या फिर वो हमें ज्यादा अच्छे से याद होती है। कि मान के चलो अगर मैंने आज आपको कुछ सिखाया और वो मैं अभी आपसे पूछ लूं तो जाहिर सी बात है आपको वो याद रहेगा, जो रिसेंट में काम हुआ होगा, जो रिसेंट में कोई घटना हुई होगी वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगी, है ना। जो पास्ट में हुई होगी वो उतना अच्छे से आपको याद नहीं होगी। तो ये है लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी एकाधिक प्रक्रिया का नियम। इसमें क्या बताया गया, इसमें इसका कहना ये है, जैसा कि ऊपर आपने वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल देखा है ना, एक्सपेरिमेंट देखा, कि जब तक हमें हमारा जो हम चाहते हैं वो आउटकम नहीं मिल जाता तब तक हम मल्टीपल जो है रिस्पॉन्स करते रहते हैं, जब तक कि हमें उपयुक्त व्यवहार नहीं मिल जाता जो हम चाहते हैं, है ना। सो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स यानी एकाधिक प्रतिक्रिया का नियम, हम एक से अधिक प्रतिक्रिया करते रहते हैं जब तक हमें हमारा चहीता जो है रिजल्ट नहीं मिल जाता। देन है लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, यानी इसका क्या मतलब है लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, कि जो हमारा सीखना होता है, हमारी लर्निंग होती है, वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। कैसे भैया, अब आपका एटीट्यूड है, अपने ऊपर लेके चलो, आपका भी फिलहाल एटीट्यूड है कि देख लेंगे जब हमारा अभी तक तो एग्जाम के फॉर्म भी नहीं भरे गए, है ना, अभी से कहाँ तैयारी, पेपर आएगा तब देख लेंगे। तो आपका एटीट्यूड कैसा है, या सुस्ती वाला, करना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हो चीज को, तो क्या आप सीख पाओगे? बिल्कुल नहीं भैया। अगली बार कभी वैकेंसी आएगी फिर ट्राई करोगे, उससे अगली बार फिर आएगी फिर ट्राई करोगे, जब तक एज नहीं निकल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपका एटीट्यूड है कि इस बार मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपका एटीट्यूड आपकी लर्निंग को डेफिनेटली प्रभावित करेगा, आप चीजों को बेहतर ढंग से सीखोगे अगर आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है। फिफ्थ वन है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं उत्तेजना का नियम या उत्तेजना की तीव्रता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इसका पूरा नाम है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस भी यहाँ पर ऐड कर लो, ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। कि जो आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस से मतलब या यूं कह लो जो आपका रिजल्ट है वो जितना इंटेंस होगा, जितना उत्तेजक होगा, या जितना आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा, आप जो है उसके लिए उतना ही प्रयास करोगे, है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अपने बहुत उत्साहित है कि भैया इस बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं टीचर बन जाऊं, है ना, और मुझे फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं उनको अच्छे से निभाऊं, है ना, अपने माता पिता के लिए कुछ करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, तो वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, उत्साहित मिलेगा। लेकिन किसी और देखो, जिसको जरूरत होगी, है ना, गवर्नमेंट जॉब की या फिर टीचर बनने की, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित मिलेगा जब वैकेंसी आएगी कि मुझे मौका मिल गया, है ना, मैं इस बार टीचर बन जाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा है जिसका घर में बिजनेस चला हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता जॉब लगे ना लगे, है ना। तो दोनों के यहाँ पर दोनों में तैयारी करने को या सीखने को लेकर जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। उसको ये रहेगा कि ठीक है भाई, एग्जाम क्लियर हो गया, आ गया नंबर तो कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना बिजनेस तो है ना। सो यहाँ पर उसका रिजल्ट उसको कितना उत्तेजक है या उसका स्टिमुलस जो है कितना इंटेंस है, ये इस पर भी निर्भर करता है आपकी लर्निंग। सो ये थे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हमारी जो आज की सेशन है, आज की क्लास है, वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम ये कल करेंगे इसके बारे में बात, नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो इतना आपको कैसे लगी आज की क्लास, समझ आई चीज़ें तो ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को दोस्तों शेयर कर दो, क्योंकि अगर यही रेस्पॉन्स आपका रहा तो पक्की बात है मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।